मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक शास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर मध्यलोक की चर्चा हम देख रहे हैं। पहले आज ये देख लेते हैं अपन, कल वो प्रश्न थे कुछ लोगों के। स्क्रीन पे आपके मैप आ रहा है, मैप से हम एक बार वापस से पूरी रचना देख लेते हैं। यमकगिरी, कांचनगिरी, दिग्गज, ये सारी। देखिए ये जम्बूद्वीप का नक्शा है। हम बीच में से शुरू करते हैं, सुमेरु पर्वत से। ये जम्बूद्वीप के बीचों बीच सुमेरु नाम का पर्वत है और ये सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा है और इस सुमेरु पर्वत पर 16 अकृत्रिम जिनालय हैं। 4 वन हैं और 4 वनों में एक एक वन में 4-4, तो 16 अकृत्रिम जिनालय हैं। ये तो सुमेरु की सामान्य बात की। इस सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए ये गजदंत पर्वत हैं, हाथी दांत के आकार के पर्वत हैं, गजदंत पर्वत कहलाते हैं। ये चारों विदिशाओं में, ये कोने वाली जो जगह होती है विदिशा कहलाती है, तो चारों विदिशाओं में ये 4 गजदंत पर्वत यहाँ पर हैं। फिर ये सुमेरु पर्वत के नीचे ये इस तरह से 250-250 योजन तो उत्तर दक्षिण में और 22-22 हजार योजन पूर्व पश्चिम में ये चारों तरफ भद्रसाल वन का एरिया है। ये जो आपको नक्शे में इस तरह का एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, ये भद्रसाल वन का एरिया है। अब ये जो एरिया बना, ये गजदंत पर्वत, 2 गजदंत पर्वत इस तरह से, ये ऐसा लगता है अपने को चित्र में कि ये जुड़े हुए हैं और ये एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक गजदंत पर्वत यहाँ तक है, दूसरा गजदंत पर्वत यहाँ तक है, वो चित्र में इस तरह से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के ये 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं। तो ये जो अर्धचंद्राकार जो जगह बच जाती है, ये उत्तर कुरु नाम की भोग भूमि है और उत्तर कुरु भोग भूमि में से ये भद्रसाल वन का एरिया माइनस है, मतलब भद्रसाल वन का एरिया इस उत्तर कुरु भोग भूमि में नहीं है, भद्रसाल वन का एरिया अलग है। और उसके अलावा ये जो जगह बची हुई है ये उत्तर कुरु भोग भूमि है। यहाँ उत्तर कुरु भोग भूमि में पूर्व दिशा की तरफ ये जम्बू नाम का वृक्ष है और जो दक्षिण साइड में ये जो ऐसा एरिया बना है, ये देवकुरु नाम की उत्तम भोग भूमि है। यहाँ शलमली नाम का पृथ्वी का एक अकृत्रिम वृक्ष है और इन वृक्षों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। ये जो गजदंत पर्वत हैं, गजदंत पर्वतों पर भी, चारों ही गजदंत पर्वतों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। ये गजदंत पर्वत एक तरफ से तो नील पर्वत और निषद पर्वत से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ से सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं। तो सुमेरु पर्वत पे कहाँ से जाके मिल रहे हैं? सुमेरु पर्वत पे नंदनवन से जाकर ये जुड़ते हैं। यानी सुमेरु पर्वत की तरफ इनकी हाइट है 500 योजन और जो निषद और नील पर्वत हैं उनकी साइड इनकी हाइट है 400 योजन। 400 योजन क्यों है इनकी तरफ? क्योंकि ये निषद और नील पर्वत भी 400 योजन ही ऊंचे हैं, इसलिए निषद और नील पर्वत के लेवल में
और उधर से सुमेरु पर्वत के लेवल में। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई फ्लाईओवर या ब्रिज बना हुआ है, यद्यपि वो जमीन से ही पूरे ऐसे बने हुए हैं, फ्लाईओवर नहीं है, लेकिन जैसे ऐसा होता है ना, दो ब्रिज बने हुए हों, उनको जोड़ने के लिए एक तीसरा बना दिया जाए तो वो इधर से और उधर से जुड़ जाता है। वैसे ही ये सुमेरु पर्वत के नंदन वन से लेकर और इधर निषद पर्वत पे और इस तरफ उत्तर वाले सुमेरु पर्वत के नंदन वन से लेके नील पर्वत तक ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इन गजन पर्वतों की ऊंचाई एक साइड से 400 योजन, एक साइड से 500 योजन ऐसी इनकी ऊंचाई है। और जिस साइड 500 योजन ऊंचाई है यानी नंदन वन के पास में, यहाँ पर इनमें एक एक अकृत्रिम जिनालय बना हुआ है। अब ये जो विदेह क्षेत्र का एरिया है, इस विदेह क्षेत्र के उत्तर की तरफ नील पर्वत है और दक्षिण की तरफ निषद पर्वत है। आपको ऐसे थोड़ी दिशाएं ख्याल में रखनी पड़ेगी और उत्तर दक्षिण ही ख्याल में रखें, ऊपर नीचे की बजाय, क्योंकि ये तो अभी हम ऐसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, वास्तव में ये इस तरह से है, फ्लैट है। तो फिर फ्लैट में ऊपर नीचे नहीं होता है, फ्लैट में तो उत्तर दक्षिण इस तरह से ये दिशाएं हमको ख्याल में रखनी पड़ती है। तो ये नील पर्वत से सीता नाम की नदी निकल रही है, केसरी सरोवर है, केसरी सरोवर से सीता नाम की नदी निकल रही है। और जो निषद पर्वत है, निषद पर्वत में तिंगिच नाम का सरोवर है, वहां से सीतोदा नाम की नदी निकल रही है। ये सीता नदी नील पर्वत से निकल के नीचे जो उत्तर कुरु भोगभूमि है वहां पर गिरती है। 400 योजन की हाइट से नीचे गिर रही है। 400 योजन का ऊपर पर्वत है, 400 योजन की हाइट से नीचे ये नदी गिरती है। और नदियों के गिरने का सबका वही प्रोसेस है जो हमने गंगा नदी की तरफ देखा था, कि वही नीचे एक कुंड बना हुआ है, उस कुंड में एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर महल है और फिर महल पे शिखर पे वहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है और उस प्रतिमा का अभिषेक करती हुई सारी 14 नदियां इस तरह से गिरती हैं। तो जहाँ ये नदी गिर रही है उत्तर कुरु भोगभूमि में, उस नदी के दोनों तरफ, नदी तो गिरी और नदी कुंड से निकल के आगे बढ़ रही है, तो इसके दोनों तरफ ये दो नीले आपको गोले दिखाई दे रहे हैं, ये दो हैं यमकगिरी। ये दो यमकगिरी पर्वत हैं, गोलाकार पर्वत हैं और इनको यमकगिरी कहते हैं। फिर इसके बाद में कुछ आगे बढ़ते हैं तो इस सीता नदी के बीच में ही, यहीं उत्तर कुरु में जहाँ ये सीता नदी भी चल रही है, यहाँ बीच में इस तरह से सरोवर हैं, 5 सरोवर हैं और 5 सरोवरों के दोनों किनारों पर, 5 सरोवर के दोनों किनारों पर 5-5, आपको इसी में समझ में आ रहा है पे आप बोर्ड पे, वैसे तो समझा हुआ है ही, इसी में देख लें। ये 5, ये 1 2 3 4 5, ये 5 सरोवर हैं और 5 सरोवर के ऐसे ये किनारे पे यहाँ डॉट डॉट दिख रही हैं, 5 इधर 5 इधर, यानी एक सरोवर के दोनों साइड मिलाकर हो गए 10। ये कहलाते हैं कांचनगिरी पर्वत, ये 10 हैं कांचनगिरी। फिर ये दूसरे सरोवर के इधर भी और इधर भी दोनों साइड 10 कांचनगिरी, तीसरे सरोवर में भी 10 कांचनगिरी, चौथे में भी, 5वें में भी। इस तरह से ये 5 सरोवर के मिलाकर एक दिशा में 50 कांचनगिरी पर्वत यहाँ पर हैं। किस जगह पर हैं? जहाँ ये उत्तर कुरु भोगभूमि में सीता नदी बह रही है, इस सीता नदी के बीच में यमकगिरी के बाद में, यमकगिरी तो जहाँ सीता नदी वहाँ पर्वत से गिरी, पर्वत से गिरने के बाद में दोनों साइड पे यमकगिरी है। फिर यमकगिरी से जब आगे बढ़ रही है सीता नदी, तो आगे बढ़ने पर फिर 5 सरोवर बीच में इस नदी में बने हुए हैं और सरोवरों के दोनों किनारों पर कांचनगिरी नाम के पर्वत हैं। तो ये 50 कांचनगिरी 5 सरोवरों से संबंधित उत्तर कुरु भोगभूमि में। फिर ये सीता नदी आगे बढ़ती है और ये भद्रशाल वन की जो ये बाउंड्री वॉल है, ये भद्रशाल वन की बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल में से गुफा में से ही नीचे से निकलकर और आगे इस भद्रशाल वन में पहुंच रही है। और जब ये भद्रशाल वन में पहुंची और भद्रशाल वन में पहुंचने के बाद ये सुमेरु की ऐसे प्रदक्षिणा बोलते हैं, ऐसा फेरी लगा रही है, इतनी हाफ सर्किल में, सेमी सर्किल में इस तरह से यूं फेरी लगा रही है। तो उससे पहले जब ये टर्न ले रही है, उससे पहले इसके दोनों साइड के किनारों पर
2 पर्वत हैं। सीता नदी जब भद्रसाल वन में पहुंची और भद्रसाल वन से जब टर्न ले रही है पूर्व विधेय क्षेत्र में जाने के लिए, तो उस टर्न के कॉर्नर पर जहां पर ये मुड़ रही है, उस मोड़ से पहले उस कॉर्नर पर दोनों साइड 2 दिग्गज पर्वत हैं। ये भी यहाँ 2 दिग्गज पर्वत हैं। फिर ये इस तरह से ये गजन पर्वत की गुफा में से गुजरती हुई सुमेरु की अर्ध प्रदक्षिणा देती है और फिर पूर्व दिशा में पूर्वी विधेय क्षेत्र में ये बहने के लिए आगे बढ़ती है। तो जब ये यहाँ से टर्न लिया सुमेरु की आधी प्रदक्षिणा देकर और फिर से इसने पूर्व दिशा में टर्न लिया, तो टर्न लेने के बाद में फिर से यहाँ पर 2 पर्वत हैं दोनों साइड किनारों पर। ये दोनों भी वही दिग्गज पर्वत हैं। जिस तरह से यहाँ टर्न से पहले दिग्गज पर्वत थे, यहाँ भी वो टर्न के बाद में किनारों पर दोनों साइड 2 दिग्गज पर्वत हैं। अब ये सीता नदी यहाँ भद्रसाल वन में बह रही है। ये भद्रसाल वन का एरिया कितना है? सुमेरु पर्वत से लेके यहाँ तक ये 22,000 योजन का एरिया है। तो इतनी लंबी अभी सीता नदी तो भद्रसाल वन में ही बहेगी। तो यहाँ पर भी, यहाँ चित्र नहीं बनाया हुआ है, कोई भी चित्र जो मिलते हैं हमको उनमें किन्हीं भी चित्रों में यहाँ सरोवर बने हुए नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि जैसे यहाँ पर 5 सरोवर हैं उत्तर कुरु की सीता नदी में, उसी तरह ये भद्रसाल वन में जो सीता नदी बह रही है, यहाँ पर भी इसी तरह से 5 सरोवर हैं। और जैसे यहाँ 5 सरोवर के दोनों साइड में कांचनगिरी पर्वत हैं, टोटल मिलाकर 50, वैसे ही ये 50 कांचनगिरी पर्वत इस जगह पर भी, यहाँ पर भी हैं। तो ये सीता नदी अभी आगे बढ़ गई है पूर्वी विधेय क्षेत्र में। अभी अपन इसको यहीं छोड़ते हैं, अभी सीतोदा को देखते हैं। सीतोदा नदी यहाँ तिगिच सरोवर से निकली, निषद पर्वत से तिगिच सरोवर से निकल के और नीचे वही 400 योजन की हाइट से नीचे गिरी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करती हुई, और नीचे गिरकर जैसे कुंड से आगे बढ़ती है तो ये दोनों साइड ये 2 यमकगिरी पर्वत इस सीता नदी के दोनों किनारों पर हैं। यानी 2 यमकगिरी पर्वत सीतोदा नदी के दोनों साइड में और 2 यमकगिरी पर्वत इधर सीता नदी के दोनों साइड में। कुल मिला के 4 यमकगिरी पर्वत जम्बू द्वीप में हो गए। 2 सीता नदी जब गिरी तो सीता नदी के दोनों साइड में, और 2 पर्वत जब सीतोदा नदी पर्वत से नीचे गिरी तो उसके साइड में 2 यमकगिरी, ये 4 यमकगिरी हुए। इसके बाद में सेम वैसे ही जैसे सीता नदी में हुआ कि यहाँ यमकगिरी पर्वतों से आगे बढ़े और ये 5 सरोवर इस सीतोदा नदी के बीच में यहाँ पर भी है, और सेम वैसे ही हर सरोवर के इस किनारे पर और इस किनारे पर, यानी पूर्व साइड में और पश्चिम साइड में, दोनों साइड में 5-5 पर्वत हैं। वो 5-5 कांचनगिरी पर्वत हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से एक सरोवर संबंधी 10 हुए, दूसरे के 10, 20, तीसरे के 10, 30, चौथे के 10, 40 और 5वें के भी 10, ऐसे 50 सरोवर यहाँ पर हुए सीतोदा से संबंधित। फिर ये सीतोदा नदी आगे बढ़ी और फिर भद्रसाल वन में पहुंची, और भद्रसाल वन में पहुंचकर जैसे ही टर्न लेके गजन पर्वत की गुफा में से निकल रही थी, उससे पहले ही, टर्न से पहले ही ये 2 दिग्गज पर्वत यहाँ पर भी पुनः 2 दिग्गज पर्वत हैं दोनों किनारों पर। और फिर ये जब टर्न लेकर सुमेरु की अर्ध प्रदक्षिणा देकर गजन की गुफाओं में से निकल के पश्चिमी विधेय क्षेत्र की तरफ टर्न लेती है, तो टर्न लेते ही फिर से 2 दिग्गज पर्वत यहाँ पर दोनों साइडों में हैं। तो इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, कुल मिलाकर 8 दिग्गज पर्वत ये जम्बू द्वीप में होते हैं। यानी 2 दिग्गज पर्वत भद्रसाल वन की उत्तर दिशा में, 2 दिग्गज पर्वत भद्रसाल वन की पूर्व दिशा में, 2 दिग्गज पर्वत हैं भद्रसाल वन की दक्षिण दिशा में, और 2 हैं पश्चिम दिशा में। तो भद्रसाल वन की पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ऐसे चारों दिशाओं में सीता नदी के दोनों किनारों पर और सीतोदा नदी के दोनों किनारों पर ऐसे करके 8 दिग्गज पर्वत कुल मिलाकर हैं। और फिर जैसे ही आगे बढ़ रही है पश्चिमी भद्रसाल वन में, तो यहाँ पर पुनः यहाँ 5 सरोवर हैं, और 5 सरोवर में हर सरोवर के दोनों किनारों पर 5-5 कांचनगिरी पर्वत इस तरह से
50 कांचनगिरी पर्वत यहाँ पर फिर से हैं। तो पूरे जम्बू द्वीप में 50, 50, 50 और 50 ऐसे करके 200 कांचनगिरी पर्वत पूरे जम्बू द्वीप में हो जाते हैं। इस तरह से ये यमकगिरी, दिग्गज पर्वत और कांचनगिरी हुए। अभी इतने में किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया जिनके भी प्रश्न थे कल? हाँ शशि जी बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए। गजदन पर्वतों को कैसे क्रॉस करती है? गजन पर्वत के नीचे से, गुफाओं में से। गुफा है? हाँ अच्छा। गुफा है। जहाँ भी पर्वत हैं और अगर नदियां निकल रही हैं उनके थ्रू, तो वो गुफाएं उन पर्वतों में बनी हुई है। गुफाओं से ही वो नदियां निकल रही हैं। जहाँ भी कहीं भी पर्वत हैं वहां से नदियां पास आउट हो रही हैं, तो गुफाओं से ही हो रही हैं। हाँ बोलिए रश्मि जी। मैं कह रही थी ये जम्बू वृक्ष में और शालमली वृक्ष में एक एक आकृतिम जिनालय है ना? हाँ और यमकगिरी 2 ऊपर और 2 नीचे है। हाँ, ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे, वो उत्तर की तरफ, यानी उत्तर कुरु में और देवकुरु में। अच्छा ऐसा। सॉरी। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए शशि जी। हाँ हो गया, बोलिए बोलिए। 311 पर्वत है क्या? फिर से बोल। जम्बू द्वीप में 311 पर्वत है। हाँ वो अपन ने टोटल कैलकुलेट किए थे ना सारे। 311। हाँ। और किसी का प्रश्न है? बोलिए। अनम्यूट करिए। 311 नाम बताऊं एक बार? तो ये अभी पहले आगे पढ़ लेते हैं, फिर पूछ लेंगे। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है। प्रश्न है अभी किसी का और? हाँ बोलिए दीपिका जी। चैताले कितने हैं जम्बू द्वीप में? 78। हाँ और टोटल 384, 394। तो देखिए टोटल तो 398। मध्यलोक में तो 458 है, 458, और ढाई द्वीप में 398। ढाई द्वीप के देखेंगे तो 398 होंगे। बोलिए परिधि जी। आप म्यूट हो गए फिर से। हाँ अभी अपन इनको बोल रहे हैं कि सीतोदा नदी पूर्व और पश्चिम में जा रही है, जबकि एक बार तो नीचे मतलब आ रही है पूर्व, इसमें उत्तर और दक्षिण में भी तो नहीं। हाँ पहले वो यानी उत्तर कुरु में गुजरी, उत्तर कुरु से गुजरकर फिर पूर्व विदेह क्षेत्र में आई। हाँ हाँ। फिर ऐसे ही देवकुरु में गुजरी, पर्वत से जब निकली, पर्वत से गिरी तो देवकुरु में गई, देवकुरु से होकर फिर पश्चिम विदेह में गई। ऐसा। तो अपन उसको ये कंसीडर नहीं करेंगे कि वो नीचे दक्षिण में आ रही है या हाँ उत्तर नहीं में बोला, जा रही है? कहा ना अपन ने, वो उत्तर कुरु में, वो उस समय वो अपने को उस वहां जगह दिख रही है ना उत्तर कुरु, तो हम उसको उत्तर कुरु में बोल रहे हैं। फिर वो भद्रसाल वन में आई, भद्रसाल वन में आई तभी दिग्गज पर्वत उसके भद्रसाल वन में है ना, दिग्गज पर्वत दोनों साइड। तो उत्तर कुरु में भी आ रही है, फिर भद्रसाल वन में भी आ रही है, फिर भद्रसाल वन में ही होती हुई पूर्व विदेह में जा रही है। ऐसे ही सीतोदा नदी भी देवकुरु में भी आ रही है, भद्रसाल वन में भी है, फिर वापस से पश्चिमी भद्रसाल वन में भी है, और फिर पश्चिम विदेह क्षेत्र में भी जा रही है। ठीक है। हाँ ज्योति जी बोलिए। ये सारे पर्वतों की भी हमें ऊंचाई वगैरह सब याद, सभी की याद है जो 311 पर्वत है। मेन कर लीजिए। मेन जो विजयार्ध है, वृषभाचल है और अपने षटकुलाचल है, इनकी कर लीजिए। यानी जहां अकृत्रिम जिनालय है वहां की तो आपको करनी है। ठीक है, आगे बढ़े।
एक बार नाभीगिरी बताइए ना किधर है। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी पहले ये 3 हो गए, अब नाभीगिरी देखते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक। देखिए, ये जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में कुल, ये तो मेरे ख्याल से सबको याद है, कितने पर्वत हैं, यानी कुलाचल, और कितने क्षेत्र हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने आजकल में आना चालू किया और उसको नहीं मालूम हो। याद है ना सबको? 7 क्षेत्रों के नाम, 6 कुलाचल के नाम, ये सबको याद होने चाहिए। 14 नदियां और 6 सरोवर। ये तो मतलब पूरी जम्बूद्वीप का रचना इसी से बनेगी। तो ये जम्बूद्वीप है। इसमें ये सबसे पहले एक हिमवन पर्वत, फिर महाहिमवन पर्वत, ये निषद पर्वत, इसके बाद में नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत, ये 6 पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्र यहाँ पर हो गए हैं। ये एक है भरत क्षेत्र, फिर दूसरा है हेमवत क्षेत्र, तीसरा है हरि क्षेत्र, चौथा है विदेह क्षेत्र, पांचवा है रम्य क्षेत्र, छठा है हिरण्यवत क्षेत्र और सातवां है ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र हैं। तो जो ये भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र में बीचों बीच एक विजयार्ध नाम का पर्वत है। और जैसी रचना भरत क्षेत्र की है, सेम टू सेम वैसी ही ऐरावत क्षेत्र की है। वहां पर भी एक विजयार्ध नाम का पर्वत है, उसकी रचना अपन ने कल देख ली थी। अब इसके बाद में जो अगला क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र, ये विजयार्ध पर्वत है। ये तो इस तरह से पूर्व पश्चिम फैला हुआ है। हाँ, ये जो कल प्रश्न था वृषभगिरी के संदर्भ में, वृषभाचल पर्वत के संबंध में, वृषभाचल को वृषभगिरी भी कहते हैं। तो ये गोलाकार है, इसलिए वो उसकी जो आप 3 डायमेंशन में मोटाई पूछ रहे थे कोई, तो ये 100 योजन ऊंचा और 100 ही योजन चौड़ा और गोलाकार सोने का बना हुआ है। वो और तिलोपनती वगैरह में एक्चुअल में इसका आकार नहीं दिया हुआ है, लेकिन दूसरे ग्रंथों में देखा तो फिर उसका आकार गोलाकार है, तो इसलिए फिर वो अलग से उसकी चौड़ाई नहीं आएगी। तो 100 योजन ही ऊंचा और 100 योजन ही चौड़ा गोलाकार सोने का बना हुआ ये वृषभगिरी पर्वत है। और यद्यपि हमने इनमें अकृत्रिम चितालय नहीं गिना है, लेकिन यहाँ भी सब जगह जितने भी पर्वत है ना, ये और भी यमकगिरी हैं, कांचनगिरी हैं, दिग्गज हैं, सब पर ही अकृत्रिम जिनालय बने हुए ही हैं। और कहीं कहीं तो ऐसे भी जिन प्रतिमाएं हैं, कहीं मानस्तंभ बने हुए हैं। सब जगह नदियों के किनारों पे, सीता नदी, सीतोदा नदियां हैं, इनके यहाँ किनारों पे जो एक क्षेत्र है, देश जो है 32 देश, यहाँ भी किनारों पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं वगैरह सब जगह वहाँ विराजमान है। ऐसा तो खैर अपनी बात है। ये भरत क्षेत्र में तो पर्वत है, उसका नाम है विजयार्ध पर्वत। फिर हेमवत क्षेत्र में भी पर्वत है या नहीं है? तो हेमवत क्षेत्र में पर्वत है नाभीगिरी नाम का पर्वत, और वो गोल है, ये गोलाकार के नाभीगिरी। इनके नाम है शब्दवान नाभीगिरी। नाभीगिरी तो एक सामान्य नाम है, सभी पर्वतों को सामान्य रूप से नाभीगिरी कहते हैं। नाभि मतलब है जो बीच में है। तो हेमवत और हरि क्षेत्र, हेमवत हरि क्षेत्र के बीच में ये गोलाकार पर्वत है, इनका नाम है नाभीगिरी पर्वत। इसी तरह से जो विदेह क्षेत्र के बाद में रम्यक क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र है, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र में भी इसी तरह से गोलाकार नाभीगिरी पर्वत हैं। तो ये 4 नाभीगिरी पर्वत हैं। और ये 6 सरोवर हैं, 6 जो कुलाचल हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इन 6 कुलाचलों के ऊपर 6 ही सरोवर हैं, पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। इस तरह से 6 सरोवर हैं। इन 6 सरोवरों से 7 क्षेत्रों में 14 नदियां बहती हैं। 14 नदियों के नाम कौन बताएंगे? अनुज है क्लास में? हाँ, 1 मिनट, अब करिए अनम्यूट। नहीं हो रहा? अब हाँ बोलिए। मैम
हो गया? हाँ बोलिए। 14 नदियां हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरि, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रुद्रकुला। कितनी हुई? 12 ही हुई। 12 ही हुई। अच्छा मैम, एक सेकेंड वापस से। सीता, सीतोदा, नहीं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहित, रोहितास्या, हो गई 14। नहीं नहीं, लास्ट की रह गई थी आपकी, रक्ता रक्तोदा रह गई। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। और हरित है नदी का नाम। हरि हरि नहीं है, हरि तो क्षेत्र का नाम है, हरित है नदी का नाम। बढ़िया। और कोई सुनाएंगे 14 नदियों के नाम? हाँ अनीता जी बोलिए। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रुद्रकुला, रक्ता, रक्तोदा। हाँ बढ़िया। तो ये 14 नदियां बहती हैं 7 क्षेत्रों में और इन 6 सरोवरों के माध्यम से। इस तरह से ये, और विदेश क्षेत्र की रचना अपन देख चुके हैं कल परसों में। ये जम्बूद्वीप की सामान्य रचना है। जम्बूद्वीप के का जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक का जो व्यास है वो 1 लाख योजन है और चारों तरफ ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है जिसे जम्बूद्वीप की वेदी या जगती कहते हैं। और इस बाउंड्री वॉल में 14 नदियों के निकलने के लिए 14 द्वार या गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ से ये 14 नदियां निकल के और चारों तरफ लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र में जाकर मिलती हैं। जम्बूद्वीप में ये जितने भी पर्वत हैं और इन सब की नींव यहाँ नीचे चित्रा पृथ्वी के अंदर, वहाँ इन सब की नींव होती है। इस तरह से आप लोगों को ये भरत क्षेत्र की रचना ये ख्याल में रखनी है और विदेह क्षेत्र की रचना, और बाकी जो अपना बुक में जो भी है मैं कोशिश करूंगी कल सारे सूत्र फिर से और उनका अर्थ आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा तो मैं सूत्रों के अर्थ या वो आपसे पूछूंगी। कल कितनी है? 22 तारीख है ना, 24 को है ना अपना पेपर। तो आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, अब सबने कर ली होगी पढ़ाई। तो ज्यादा यानी आपका 70-80% अपनी बुक में जो सूत्र हैं, सूत्रों के अर्थ हैं। ऐसा नहीं हो आप केवल रचना ही रचना और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गिनने में लगे रहें और सूत्रों का अर्थ पे ध्यान ही नहीं दें। सूत्र हैं, सूत्रों के अर्थ वो ध्यान रखने हैं, उनमें से भी प्रश्न बनेंगे। तो आपको अपने पुस्तक अच्छे से पढ़नी है। हाँ बोलिए मधु जी। आवाज नहीं समझ आ पा रही है। नेक्स्ट वृषभाचल पर कटनी भी है, खाली गोल लंबी है? नहीं, कटनी अटनी नहीं है। वृषभाचल तो बताया था कल, नीचे से 100 योजन फैले हुए हैं, फिर बीच में कम होते हुए ऊपर 50 योजन रह जाते हैं, बस इसी तरह के पर्वत है। अच्छा। हाँ, आपने मधु नाम क्यों लिख रखा है वर्षा भाभी? नहीं, मैं इनके घर आई हूँ। अच्छा 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 ठीक है। नहीं तो विश्वाचल 100, 75 और 50 है ना। अभी आपने 100 बोला है। नहीं 100 नहीं है, 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन चौड़ा है, फिर बीच में 75 योजन चौड़ाई रह जाती है और ऊपर जाके 50 योजन रह जाती है, ऐसा ही है। हाँ अनीता आंटी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। जैसे विश्वाचल पर्वत है तो जैसे नीचे से 100 और बीच में 75 ऊपर 50, उस हिसाब से नहीं है? वैसा ही तो है, वही तो बताया। आपने 100 और 100 बोला ना, ऐसा भी तो समझ नहीं आया। मैंने 100 योजन ऊंचा है और जमीन पे 100 योजन चौड़ा है। 100 योजन ऊंचा है, जमीन पे 100 योजन ऊंचा है, चौड़ा है, और शिखर पे पहुंच के 50 योजन चौड़ा रह जाता है, ऐसा। और ये तो नदियां जैसे गंगा नदी निकल रही है
तो उसमें से जो वो भगवान जी की अभिषेक करती हुई पर्वत से निकलती है, वो थोड़ा सा दोबारा बताएं। देखिए, गंगा नदी हिमवन पर्वत पे कोई बता सकते हैं आप लोगों में से गंगा नदी किस तरह से निकलती है? पता है, वो अभिषेक वगैरह का पूरा नहीं याद आ रहा है। मीनू दी बोलिए। गंगा नदी हिमवन पर्वत से और लवण समुद्र की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की, मतलब हिमवन पर्वत से पूर्व की तरफ होते हुए नीचे दक्षिण की तरफ आती है, लवण समुद्र की तरफ। अभी लवण समुद्र नहीं बोलेंगे, नीचे से अभी तो भरत क्षेत्र में गिर रही है ना, लवण समुद्र तो अभी बहुत दूर है। क्षेत्र में, हाँ, तो भरत क्षेत्र में कैसे गिरती है वो बताना है। अच्छा, कैसे गिरती है वो 500 योजन आगे जाके। हाँ, भले ही आपको योजन वगैरह याद हो तो बताइए, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसे गिरती है वो बताइए। पद्म सरोवर से पूर्व की तरफ चलती है और उसके बाद वो नीचे गिरती है पूर्व क्षेत्र में। पूर्व की तरफ चलती है, फिर टर्न लेती है, तब नीचे गिरेगी। टर्न लेकर के नीचे गिरती है, हाँ, टर्न लेके दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और नीचे भरत क्षेत्र में गिरती है। हाँ, चलिए शीला। वहाँ पे गिरने के बाद वो प्रतिमा का अभिषेक करती हुई विजयार्थ के नीचे से निकल के और लवण समुद्र की तरफ आगे बढ़ जाती है। इधर आर्यखंड और इसका मलेच खंड के बीच में से वो डिवाइड करती है उसको, तो वहाँ से नीचे उसमें निकल जाती है लवण समुद्र में। शीला अभी बोलिए, आप बोलिए। गंगा पूर्व हिमवन पर्वत से पूर्व की ओर निकल के 500 योजन चलती है, द्वार से निकलकर 500 योजन आगे चल के गंगा कूट के आधे योजन पहले 523 योजन दक्षिण की तरफ नीचे गिरती है। वो एक द्वीप है, वहाँ सरोवर बना हुआ है, सरोवर में एक द्वीप बना हुआ है। उस सरोवर द्वीप के ऊपर प्रासाद बना हुआ है, भवन के ऊपर ही ऊपर भगवान विराजमान है, उस पर गंगा नदी आके गिरती है। वो एक गाय ऋषभ के आकार का जो वो होता है, उससे गंगा नदी निकलती है। वो जो आधा योजन बड़ा होता है, उससे निकलकर उस प्रतिमा पर गिरते हुए नीचे विजयार्थ पर्वत पे आती है। विजयार्थ पर्वत की गुफा से निकलकर और लवण समुद्र में मिलती है, उस द्वार से लवण समुद्र में मिल जाती है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, और कोई बताना चाह रहे हैं? हाँ, प्रीति बोलो। गंगा पद्म सरोवर से निकलती है पूर्व की साइड चल के 500 योजन और फिर टर्न लेती है, फिर वहाँ गोमुख जैसा एक वो बना हुआ होता है द्वार, उससे दक्षिण की साइड आती है और हिमवन पर्वत से थोड़ा पहले एक कुंड होता है, उसमें गिरती है। कुंड में पर्वत होता है और पर्वत के ऊपर देवी का महल है, गंगा देवी, और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उसके ऊपर गिरती है और गिर के फिर भरत क्षेत्र से होते हुए विजयार्थ पर्वत के नीचे से निकलती हुई और फिर लवण समुद्र में दक्षिण की साइड मिल जाती है। बढ़िया, पूर्व दिशा में। बढ़िया, ठीक है। अनिता आंटी समझ में आया? हाँ, शशि जी आप बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं या बताना है आपको? अनम्यूट करिए। फिर वहां से निकल के वो निमग्ना और उन्मग्ना से मिलती है, तो उसमें एक उल्लेख आया था कि वो कौन सी चट्टानें कौन सी पड़ती है फिर उनके पास से। बोले उन चट्टानों के पास में उन्मग्ना का निमग्ना का कुंड बना हुआ है, वो कौन सी चट्टाने नहीं है, वो तो वो जो गुफा है ना बीच में, तिमिस्र गुफा और खंड प्रपात गुफा, वहाँ उसमें आधी दूरी पर, हाँ, विजयार्थ वाली जो गुफाएं हैं ना, उन गुफाओं में आधी दूरी पर पहुंचकर फिर वो नदियां उनमें मिलती है। उस नदियों के कुंड बने हुए हैं उन्मग्ना और निमग्ना के। चट्टानों का नाम तो मैंने नहीं सुना। हाँ, वहाँ पे उनके कुंड बने हुए हैं। तो हाँ, ये उन्मग्ना और निमग्ना कौन सी है,
ये जो 14,000 सहायक नदियां हैं ना, गंगा की 14,000, सिंधु की 14,000, उन्हीं में से एक दो ये हैं, उन्मग्ना और निमग्ना। उन 14,000 में ये काउंट हो जाती हैं। नहीं, वो मुझे पूछना था कि वो कौन सी शिलाएं उनके पास में पड़ रही थी, वो पूछना था। शिलाओं का मेरे को ख्याल में नहीं है, वो गुफाओं में से जाती हैं। हाँ गुफा का होगा। हाँ। चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? हाँ, चित्रा आंटी बोलिए। आपने जिस कांचनगिरी को हम कैसे बताएंगे, कहाँ पे है? कांचनगिरी सीता और सीतोदा नदी के जो में जो सरोवर हैं, सीता और सीतोदा नदी के बीच में जो सरोवर हैं, उनके दोनों किनारों पर होते हैं, ऐसा। मतलब उत्तर किसके पास है? किसके पास है? अपन कहेंगे बस सीता सीतोदा की नदी के किनारे पे है। हाँ, अभी या तो ऐसे बोलेंगे कि चारों दिशाओं में, यानी उत्तर कुरु में, देव कुरु में, पूर्वी भद्रसाल में और पश्चिमी भद्रसाल में, चारों जगह पर जो सीता और सीतोदा नदी के किनारों बीच में ये 5 सरोवर बने हुए हैं, 5 सरोवर बने हुए हैं, और इनके दोनों किनारों पर कांचनगिरी पर्वत होते हैं। कुल मिला के 200 कांचनगिरी पर्वत हैं, इस तरह से। बोलिए चमेली आंटी। ये जो गंगा सिंधु निकलती है, सरोवर के बीच में से निकलती है? सीता सीतोदा, सॉरी, सरोवर के बीच में से निकलती है क्या? हाँ, यानी सीता सीतोदा तो निकल रही है, वो निकल रही है, और निकलते हुए ही उसके वहां बीच में कुछ सरोवर भी बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा चौड़ा ज्यादा है। तो ये तो ऐसे बह ही रही है, फिर इसके बीच में सरोवर और है। वो नदी भी मिक्स है उसमें, सरोवर भी मिक्स है, और सरोवर थोड़ा सा अपन चित्र में देखते हैं ना, थोड़ा सा अलग बाहर और निकला हुआ है, इस तरह से। ठीक है, और किसी का प्रश्न तो नहीं है? आगे बढ़े, कुछ टाइम तो हो रहा है 3:30। मैं पूछूं आप लोगों से? देखिए, अभी जो अपने को अब आगे टॉपिक शुरू करना है, तो मैं सोचूं ये पेपर हो जाए, उसके बाद नया विषय चालू करें, वरना वो नया विषय बढ़ता है आगे, तो आप लोगों को भी थोड़ा वो समझ में दिक्कत रहती है। हम पहले ये 37 नंबर का सूत्र हम पहले पढ़ सकते हैं। 36 नंबर का सूत्र अभी हम बीच में छोड़ेंगे, वो उसमें टाइम लगेगा, डिटेल ज्यादा है उसमें, वो बाद में करेंगे एग्जाम के बाद में। और 37, 38, 39 ये अभी हम पढ़ लेते हैं, सूत्र बोलना तो देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। प्रीति आप रिपीट करना, मैं सूत्र बुलवा रही हूँ। 36 नंबर का सूत्र है आर्याम्लेच्छाश्च आर्याम्लेच्छाश्च भरतेरावत विदेहा। अरे म्यूट हो गए, बोलो प्रीति। भरतेरावत विदेहा कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः भरतेरावत विदेहाः कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। कर्म बीच का शब्द रह गया। भरतेरावत विदेहा कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। कर्म भूमियों, आपकी बुक में नहीं है ये शब्द? मैंने बुक खोल नहीं रखी। अच्छा, चलिए मैं और किसी को करूं? हाँ, मैं बुक खोल रही हूँ, एक सेकंड। कौन से नंबर का है?
37। चलो मैं दूसरे और किसी को भी बुलवा लेती हूँ, उससे पता लग जाएगा। बेला जी आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, भरत एरावत विदेहा, बोलिए। भरत एरावत विदेहा कर्म भूम्योन्यत्र कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत एरावत विदेहा कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत एरावत विदेहा कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। हाँ अंकल आप बोलिएगा अब। 38 नंबर। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। तिर्यक योनिजानां च तिर्यक योनिजानां च। सरोज आंटी आप बोलिएगा अब। हैं सरोज आंटी? हाँ अनम्यूट कर लीजिए। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। चलिए आप क्या हुआ? हाँ बोलिए। नहीं हो रहा है। हाँ हो गया। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते तिर्यग्यो निजानां च। मांतर त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। हाँ तिर्यग्यो निजानां च। हाँ बढ़िया। देखिए अपन जो 37 नंबर का सूत्र है उसका थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। इन सूत्रों के अर्थ देख लेते हैं। और जो 36 नंबर का सूत्र है आर्यामलेच्छास्त्र, उसमें टाइम लगेगा, काफी दिन लगेंगे, तो वो अपन बाद में करेंगे अलग से। अब ढाई द्वीप में कर्म भूमियां और भोग भूमियां कहाँ कहाँ है ये बता रहे हैं। ढाई द्वीप की रचना हमने पढ़ ली है और हमने कर्म भूमि और भोग भूमि का स्वरूप भी पढ़ लिया है। कर्म भूमि किसे कहते हैं, भोग भूमि किसे कहते हैं। तो अब ढाई द्वीप में कहाँ कहाँ तो कर्म भूमि है और कहाँ कहाँ भोग भूमि है। मतलब परमानेंट, जहाँ परमानेंट कर्म भूमि होती है, जहाँ परमानेंट भोग भूमि होती है, अथवा परमानेंट नहीं है तो फिर जहाँ कर्म भूमि हो जाती है, ऐसी जगहों को कर्म भूमि कहेंगे। तो कर्म भूमि और भोग भूमि कौन सी है वो यहाँ पर देख रहे हैं। तो सूत्र में कहा भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों, यानी भरत, ऐरावत और विदेह ये हैं कर्म भूमियां। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों, यानी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये तीन तो है कर्म भूमियां। भरत ऐरावत को कर्म भूमि क्यों कहा? यहाँ पे भोग भूमि तो बनती है, पहला दूसरा तीसरा काल अवसर्पणी का होता है तब, लेकिन फिर भी जहाँ चेंज हो रहा है वहां को नहीं देख रहे। यहाँ पे कर्म भूमि होती है ना कभी, तो जब कर्म भूमि यहाँ होती है इसलिए इनको कह दिया ये कर्म भूमियां हैं। ठीक है, तो भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमि है। अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य, विदेह क्षेत्र को कर्म भूमि कहा। तो वास्तव में विदेह क्षेत्र एक्चुअल में पूरा एरिया है। जैसे पूरे हमने क्षेत्र बनाए, हमने सबसे पहले नक्शा ड्रॉ किया, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, और फिर क्षेत्र देखे तो क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे? भरत, हेमवत, हरि और विदेह। विदेह क्षेत्र कौन सा आएगा? पूरा जो एरिया होता है उसको हम विदेह क्षेत्र बोलते हैं। फिर बाद में उसमें हम वो गजन पर्वत देखते हैं और फिर बाद में वो बीच वाला एरिया अलग हो जाता है, तो वो विदेह क्षेत्र पूरा कहलाता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अन्यत्र। अन्यत्र मतलब है उसको छोड़कर, उसको माइनस करना है। किसको माइनस करना है? देव कुरु उत्तर कुरुभ्य, विदेह क्षेत्र में से देवकुरु और उत्तर कुरु को अन्यत्र करके, यानी उनको छोड़कर, उनको माइनस करके फिर वो कर्म भूमि है। भरत, ऐरावत, विदेहा कर्म भूमियों। तो भरत, ऐरावत और विदेह कर्म भूमि है ऐसा कोई सोचे और उत्तर कुरु और देव कुरु को विदेह क्षेत्र में ही समझे,
उत्तर कुरु और देवकुरु को भी कहे कि ये भी कर्म भूमि है, तो ऐसा नहीं है। तो विधेय क्षेत्र के एरिया में जो उत्तर कुरु और देवकुरु वाला एरिया है उसको छोड़कर फिर जो विधेय क्षेत्र है, यानी ये जो पूर्वी विधेय क्षेत्र और पश्चिमी विधेय क्षेत्र है वो मिलाकर वो है कर्म भूमि। उत्तर कुरु और देवकुरु कर्म भूमि नहीं है। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य। भरत ऐरावत और विदेह, ये विधेय में देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर ये बाकी कर्म भूमि होती हैं। ये सूत्र का अर्थ हुआ। 5 मेरु संबंधी 5 भरत, अर्थ देखिए पुस्तक में। 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत, देवकुरु तथा उत्तर कुरु इन दोनों को छोड़कर 5 विदेह। इस प्रकार 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। अब ये 15 कैसे हो गई? अभी हमने जम्बू द्वीप की हमको समझ में आ गई। जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? 1 भरत, 1 ऐरावत और 1 विदेह। विदेह को 1 गिनेंगे, पूर्व विदेह पश्चिम विदेह दोनों को मिलाकर, लेकिन है दोनों विदेह ही, गिनेंगे 1। तो जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं, 1 भरत, 1 ऐरावत, 1 विदेह। तो 2.5 द्वीप में कितनी होंगी? 2.5 द्वीप में सारी रचनाएं 5 गुनी हो जाती हैं। जम्बू द्वीप में जितनी रचना है उससे 5 गुनी रचना पूरे 2.5 द्वीप में हो जाती है, क्योंकि जम्बू द्वीप में जो रचना 1 है वो रचना डबल हो जाती है धातकी खंड में, और वैसे के वैसे डबल है पुष्करार्ध में। तो 2 और 2 4 और 1 जम्बू द्वीप की, ऐसे मिला के हर रचना 5 गुनी हो जाती है। तो जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं, तो 2.5 द्वीप में कितनी हो जाएंगी? 3 पंजे 15, तो ऐसे 15 हो जाएंगी। बट कैसे होती हैं अपन देख लेते हैं। ये तो अपन ने गुणा कर लिया। देखिए 2.5 द्वीप का नक्शा है। देखिए ये 1 भरत क्षेत्र, 1 ऐरावत क्षेत्र जम्बू द्वीप का, और 1 ये पूरा एरिया, इसको उत्तर कुरु देवकुरु को छोड़कर बाकी का ये पूरा एरिया विधेय क्षेत्र वाला, ये जम्बू द्वीप की कर्म भूमियां हो गई 3। अब धातकी खंड में, पूर्व धातकी खंड में हम पहुंचे, तो पूर्व धातकी खंड में भी 1 भरत क्षेत्र है, 1 ऐरावत क्षेत्र है, और इसी तरह से उत्तर कुरु देवकुरु को छोड़कर 1 विधेय क्षेत्र है। तो 3 यहाँ हो गई पूर्व धातकी खंड में, 3 और 3 6। फिर पश्चिम धातकी खंड में पहुंचे, तो पश्चिम धातकी खंड में भी यहाँ भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है, ये इधर ऐरावत क्षेत्र है, और बीच में वही उत्तर कुरु देवकुरु को छोड़कर बीच में विधेय क्षेत्र है। तो 3 ये हो गई, 6 और 3 9, ठीक है। 3 जम्बू द्वीप की, 3 पूर्वी धातकी खंड की, 3 पश्चिमी धातकी खंड की, तो ये 6 तो हो गई कुल धातकी खंड में, और 3 जम्बू द्वीप में, ऐसे हो गई 9। अब हम पहुंचे पुष्करार्ध में, तो पुष्करार्ध में ये भरत क्षेत्र है यहाँ, फिर ऐरावत क्षेत्र है यहाँ, और बीच में इसी तरह से उत्तर कुरु देवकुरु को छोड़कर ये विधेय क्षेत्र। 3 पूर्वी पुष्करार्ध में है, इसी तरह से 3 पश्चिमी पुष्करार्ध में है, यानी 6 कर्म भूमियां पुष्करार्ध में, 6 कर्म भूमियां धातकी खंड में, और 3 कर्म भूमियां यहाँ जम्बू द्वीप में। तो 3 यानी 6 और 6 12 और 3 15, इस तरह से ये 15 कर्म भूमियां पूरे 2.5 द्वीप में हो जाती हैं। ये हमने द्वीप के हिसाब से देखा। द्वीप के हिसाब से देखेंगे तो जम्बू द्वीप में 3 है, धातकी खंड में 6 है, और पुष्करार्ध में भी 6 है। लेकिन अगर हम इनको मेरु के हिसाब से देखेंगे तो एक मेरु संबंधी 3 कर्म भूमियां हैं, तो फिर 5 मेरु संबंधी, क्योंकि धातकी खंड में 2 मेरु हैं, पुष्करार्ध में भी 2 मेरु हैं, तो फिर 5 मेरु संबंधी कितनी होंगी? तो उसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 15 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कर्म भूमियों की बात हुई। अब भोग भूमियां कितनी है? भोग भूमियां भी यहीं देख लेते हैं अपन। सूत्र में तो कर्म भूमि की बात बताई है, तो कर्म भूमियां बता दी, इसके अलावा जो भी क्षेत्र बचे हैं वो सब भोग भूमियों के हैं। 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र में से 3 को निकाल दिया तो कितने बचे? 4 क्षेत्र बचे, लेकिन उत्तर कुरु देवकुरु को अलग से छोड़ दिया, अन्यत्र किया ना, अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य।
तो देखिए जम्बूद्वीप के नक्शे में देखते हैं पहले। तो भरत निकल गया है, ऐरावत निकल गया, विदेह क्षेत्र निकल गया। तो कौन कौन से बचे हैं अपने पास में क्षेत्र? ये हेमवत क्षेत्र 1, फिर दूसरा हरि क्षेत्र 2, फिर रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र, ये तो 4 तो क्षेत्र बच गए। इसके अलावा ये उत्तर कुरु और देवकुरु 2 ये और बचे। तो ये जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमियां, ये शाश्वत भोग भूमियां, शाश्वत मतलब हमेशा यहाँ भोग भूमि की ही व्यवस्था रहती है। भोग भूमि का मतलब वही कल्पवृक्ष रहते हैं, युगलिया उत्पन्न होते हैं और सारी व्यवस्था जो वृक्षों से होती है, कितने कितने दिन में वो अंगूठा चूसते हैं, बैठते हैं, वो सारी बातें ये भोग भूमियां हैं। तो इस तरह से जम्बूद्वीप में 6 शाश्वत भोग भूमियां हो गई। 4 तो ये क्षेत्र हैं, हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, और उत्तर कुरु और देवकुरु। तो इनमें से उत्तर कुरु और देवकुरु है उत्तम भोग भूमि। ये हमने पहले भी देख लिया था शायद, जब हम भोग भूमियों की चर्चा कर रहे थे। उत्तर कुरु और देवकुरु है, ये उत्तम भोग भूमि है। रम्यक मध्यम भोग भूमि है और हिरण्यवत जघन्य भोग भूमि है। इसी तरह से हेमवत क्षेत्र जघन्य भोग भूमि है और हरि क्षेत्र वो मध्यम भोग भूमि है। तो इस तरह से जम्बूद्वीप में 6 शाश्वत भोग भूमियां हैं। तो जम्बूद्वीप में 6 है तो धातकी खंड में कितनी होंगी? धातकी खंड में डबल होंगी, यानी 6 दूनी 12 होंगी। और पुष्करार्ध में भी कितनी है? वही 6 दूनी 12। तो 12 और 12 24 और 6 30। इस तरह से 30 शाश्वत भोग भूमियां पूरे 2.5 द्वीप में। भोग भूमियां है 30 और कर्म भूमियां है 15। किसमें? 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां और 30 भोग भूमियां हैं। और अगर जम्बूद्वीप में पूछेंगे तो जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां और 6 भोग भूमियां, ऐसा। ठीक है। अभी अपन को जैसे याद करना हो, द्वीप हमको दोनों तरह से कर लेना चाहिए, द्वीप की तरफ से भी और मेरू के हिसाब से भी, कि एक मेरू संबंधी 3 है तो फिर 5 मेरू संबंधी कितनी होंगी, या एक मेरू संबंधी 6 भोग भूमियां हैं तो 5 मेरू संबंधी 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 6 पंजे 30, ऐसे करके भी 30 निकल जाएंगी। तो इस तरह से कर्म भूमि और भोग भूमि की बात यहाँ इस सूत्र में बताई है। सरल विषय था, अपना पढ़ा हुआ ही है, इसलिए ये भी अपन ने ले लिया है। अभी यहीं अभी किसी के प्रश्न हैं तो आप लोग बोलिए, नहीं तो फिर अपन पूरा करते हैं। प्रश्न है किसी को और कुछ? हाँ बोलिए रेणु जी लोहाड़िया। भोग भूमि थोड़ी रिपीट कर दीजिए, भोग भूमियां कैसे हुई? हाँ, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र को छोड़ के जो 4 क्षेत्र बचे, हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, ये तो 4 क्षेत्र, और उत्तर कुरु और देवकुरु, तो ये 4 और 2 6। तो ऐसे 6 हो गई जम्बूद्वीप संबंधी, या एक मेरू संबंधी तो 5 मेरू संबंधी 30 हो जाएंगी। या फिर जम्बूद्वीप संबंधी 6 है तो धातकी खंड में डबल है यानी 12, और पुष्करार्ध में भी डबल है यानी 12 और, तो 12 12 और 6 ऐसे करके 30 हो जाएंगी, या फिर 6 पंजे 30 करें वैसे 30 हो जाएंगी। और किसी को कुछ पूछना है? सूत्र पढ़ लेते हैं अपन, और आप लोग अपनी पुस्तक में से पूरी सूत्र, अर्थ और जो भी डिटेल दी है, काफी डिटेल अपनी बुक में ही दी है, कुछ कुछ बातें और है वो जो नहीं है, यमगिरी वगैरह से संबंधित, तो बुक को अच्छी से पढ़ें, पढ़ के आए कल, और आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं कुछ आपसे पूछूंगी। थोड़ा ये सूत्र भी पढ़ेंगे अपन, आगे के जो 2 सूत्र हैं वो भी सरल हैं, वो भी पढ़ेंगे, आप लोगों के प्रश्न होंगे तो वो लेंगे, थोड़ा मैं पूछूंगी, कल और परसों थोड़ा अपन रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगी आप लोगों की तैयारी। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना अपन ने पढ़ा है उसी में से आएगा। चलिए सूत्र बोलेंगे, मैं नाम बोलती जाती हूँ। हाँ, ज्योति जी स्टार्ट करिए, ज्योति जी के बाद अनीता आंटी। से स्टार्ट करूंगी। हाँ शुरू से।
शर्करा बालुका पंख